हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। उन टॉपिक्स का नाम है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, मॉडरेटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडरेटर, कूलिंग सिस्टम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कूलेंट। नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर के बारे में। फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है कि प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर जो रहता है वो एक्चुअली में वाटर को यूटिलाइज करता है कूलेंट के लिए भी और एक मॉडरेटर के लिए भी। सो मॉडरेटर हुआ या फिर कूलेंट हुआ, दोनों के लिए ही प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हम फ्यूल का जो इस्तेमाल करते हैं वो हाईली इनरिच्ड होने चाहिए यूरेनियम में। अब इंपॉर्टेंट पार्ट्स देख लीजिए कुछ प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर के। वो रहता है आपका प्रेशर वेसल, जिसका काम होता है कि आपके वाटर को एक प्रेशर पे मेंटेन करके रखना ताकि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 250 डिग्री सेल्सियस पर भी बॉईल ना हो पाए। रिएक्टर की थर्मल शील्डिंग करना मींस इंटरनली हम दो तरह से शील्डिंग करते हैं। अंदर की तरफ से एक स्टील की शील्डिंग करना ताकि रेडिएशन बाहर ना जा पाए, और बाहर की तरफ से एक कंक्रीट की शील्डिंग करना। फिर उसके बाद फ्यूल एलिमेंट्स में हम हाईली इनरिच्ड यूरेनियम 235 को यूटिलाइज करते हैं। कंट्रोल रॉड्स में कैडमियम का इस्तेमाल करते हैं, कैडमियम रॉड्स या बोरॉन का इस्तेमाल करते हैं ताकि कंट्रोल रॉड्स के थ्रू हम क्या कर सकें, आपकी जो चेन रिएक्शन चल रही है उसको कंट्रोल कर सकें। रिएक्टर कंटेनमेंट में हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जो भी हम न्यूक्लियर रिएक्टर में एलिमेंट्स का यूटिलाइज कर रहे हैं, वो पूरे के सारे एलिमेंट्स एक पूरे शेल के अंदर इंक्लूज होते हैं। कुल मिला के एक इंक्लोजर होता है रिएक्टर कंटेनमेंट। रिएक्टर प्रेशराइजर एक प्रेशर वेसल के बाहर हम क्या करते हैं, एक रिएक्टर प्रेशराइजर लगा के रखते हैं ताकि वाटर, अगर वहाँ पर कोई वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हाईली प्रेशराइज करके हम पूरी तरह से उसको वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। वन बाय वन करके आपने सारे पॉइंट्स के बारे में देखा। अब क्या हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो, तो मैं डायग्राम के थ्रू आपको पूरा वर्किंग प्रोसेस समझा देता हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर ये डायग्राम देख सकते हैं प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का। तो यहाँ पर प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का अगर आप डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पर एक्चुअली में दो साइकिल्स हो रही हैं। यहाँ पर वाटर का तो यूटिलाइज सिंगल में किया गया है। अगर आप यहाँ पे पहली साइकिल देखेंगे, ये पूरा रेनफोर्स कंक्रीट कंटेनमेंट शील्ड सिस्टम है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक इनक्लोजर है जिसके अंदर पूरा का पूरा सिस्टम इनक्लोज किया गया है। अब यहाँ पर दो साइकिल्स चल रही हैं। एक तो ये साइकिल है जिसमें अंदर हम क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव वाटर का यूटिलाइज करते हैं, और एक दूसरा ये साइकिल है जो कि अनरेडियो एक्टिव है, मीन्स ये रेडियो एक्टिव के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम सिंपल सा, जैसे कि हमने नॉर्मल रिएक्टर में देखा था कि न्यूक्लियर रिएक्टर होता है तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, वैसे ही कंट्रोल रॉड्स करते हैं कैडमियम की, जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करता है या फिर सडनली बंद कर देता है। या फिर हम मॉडरेटर की बात करें, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मॉडरेटर का भी इस्तेमाल होता है। मॉडरेटर का इस्तेमाल होता है ताकि हम न्यूट्रॉन्स जो रहते हैं उनकी स्पीड को स्लो डाउन कर सकें। और उसके बाद यहाँ पे स्टील की प्रेशर वेसल बनाई गई है ताकि यहाँ पर क्या कर सके, एक यहाँ पर प्रेशर बनाया जा सके इनसाइड द रिएक्टर, और वाटर सडनली स्टीम में कन्वर्ट ना हो सके। नॉर्मली भी हम प्रेशर वेसल इनसाइड द रिएक्टर बनाते हैं ताकि हम एक प्रेशर मेंटेन कर सकें। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि ये वाटर जो है एज अ वाटर यूटिलाइज किया जा रहा है, तो ये वाटर यहाँ से निकल के इस प्रेशराइजर में जा रहा है। सो ये प्रेशराइजर क्या करता है, इस पूरे के पूरे वाटर को हाईली टेम्परेचर पे कम से कम 300 डिग्री 325 डिग्री सेल्सियस तक भी अगर टेम्परेचर होता है तो ये क्या करता है, उसको हाईली प्रेशराइज कर देता है, जिस वजह से वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। एंड देन यही हाईली प्रेशराइज्ड वाटर कहाँ चला जाता है, हाईली प्रेशराइज्ड और हाई टेम्परेचर रेडियो एक्टिव वाटर यहाँ से स्टीम एक्सचेंज हीट एक्सचेंजर में आता है। यहाँ पे वाटर क्या करता है, यहाँ पर जैसे ही वाटर इसके कांटेक्ट में आता है लो प्रेशराइज्ड वाटर, तो वो 100 डिग्री पर ही बॉयल हो जाता है और स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। यही स्टीम हम कहाँ सप्लाई कर देते हैं, देन यही स्टीम हम स्टीम जनरेटर में सप्लाई कर देते हैं, जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी स्टीम जनरेटर के थ्रू, अल्टरनेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट प्रोड्यूस करती है। सो ये है आपका पूरा प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। इसमें सिर्फ हम एक ही फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं, बट इसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है नॉर्मल वाटर रिएक्टर से, नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर से सिर्फ इतना फ़र्क है कि यहाँ पर सिर्फ हम वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसे हम प्रेशराइज करते हैं, मीन्स हम उसके अंदर प्रेशर करते हैं। अगर आप प्रेशराइज कर देते हैं उस वाटर को, मतलब अगर आपके समझ में ना आ रहा होगा तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, समझिए, जैसे ये एक भगोना है, इसमें आपने पानी यूटेंसिल के अंदर पानी बॉईल करना रख दिया है। अब आप इसको हीट अप कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे ही आप इसको हीट अप करना स्टार्ट करते हैं, सो ये क्या हो जाता है, बॉईल में वो वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। बट अगर क्या करें, अगर आप इसका प्रेशर अगर मेंटेन कर दें, इसके ऊपर कुछ सामान रख दें,
कुछ प्रेशर रख दें, या फिर कुकर का अगर आप जैसे कि कुकर का ढक्कन लगा देते हैं तो उस दौरान क्या होता है, वहाँ पर प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है। सो वाटर क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट होना बंद हो जाता है अगर आप जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते चले जाएंगे। सो इसलिए इस रिएक्टर का नाम रखा गया है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। सो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर को अभी हमने डायग्राम के थ्रू समझ लिया है। अब वन बाय वन करके मैं आपको सारे के सारे पॉइंट समझा देता हूँ। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में दो सर्किट का इस्तेमाल होता है, दोनों ही सर्किट में पानी का इस्तेमाल होता है। पहले वाले सर्किट में हम फ्यूल को यूरेनियम रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ पर जो पानी इस्तेमाल होता है वो रेडियो एक्टिव वाटर हो जाता है, क्योंकि वो यूरेनियम के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आ रहा होता है। फिर इस प्राइमरी सर्किट को हम कहाँ करते हैं, सेकेंडरी सर्किट के कांटेक्ट में लाते हैं हीट एक्सचेंजर की मदद से, जहाँ पर हीट स्टीम जनरेट होती है, और इस स्टीम के थ्रू हम क्या करते हैं, टरबाइन को रोटेट करते हैं। ये स्टीम क्या होती है, आपके रेडियो एक्टिव के कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं आती, इनडायरेक्टली आती है। वही पिछले वाले डायग्राम में आपने देखा कि जहाँ पर हमने सेकेंडरी सर्किट में हमने क्या किया है, इनडायरेक्टली वे में हीट को ट्रांसफ़र किया है। प्रेशराइज्ड वाटर, ये थर्ड पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे तो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में फ्यूल असेंबलीज यूटिलाइज की जाती हैं। कम से कम 200 से 300 रॉड्स होती हैं, मतलब एक असेंबली के अंदर कम से कम 200 से 300 रॉड होती हैं। मतलब कि अगर मान के चलिए ये एक सिलेंड्रिकल की असेंबल है, तो इसके अंदर 200 से 300 कम से कम फ्यूल असेंबली रॉड्स यूरेनियम की अरेंज की जाती हैं। सो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में एक जो असेंबली होती है उसमें 200 से 300 के करीब आपकी क्या होती हैं, यूरेनियम की रॉड्स होती हैं, और उसी तरह की जो केसिंग होती है कम से कम 150 से 250 फ्यूल असेंबलीज होती हैं। एक असेंबली के अंदर 200 से 300 फ्यूल रॉड्स आ रही हैं, और यही 200 से 300 फ्यूल रॉड्स की कितनी असेंबलीज हैं, 150 से 250। इस हिसाब से कितना टनों के हिसाब से क्या हो जाता है, टन्स के हिसाब से 80 टू 100 टन्स के हिसाब से यूरेनियम में क्या हो जाता है, यूरेनियम को एज अ फ्यूल इसमें रिएक्टर में स्टोर कर दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जिस दौरान आपका प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में जब वाटर को प्रेशराइज्ड किया जाता है तो उस दौरान वाटर का टेम्परेचर 325 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 150 टाइम्स होता है। और इसका काम क्या होता है कि इसको वाटर को बॉयल होने से रोक देता है। ये इस प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में प्रेशर को मेंटेन करके रखा जाता है ताकि स्टीम जनरेट ना हो। अब अगर हम यहाँ पर पढ़ेंगे, प्राइमरी सर्किट में वाटर का जो है वो दोनों की तरह काम करता है, मॉडरेटर की तरह भी काम करता है और कूलेंट की तरह भी काम करता है। मतलब प्राइमरी सर्किट में जहाँ पे वाटर आपके न्यूक्लियर यूरेनियम रॉड्स के डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है, वहाँ पर वो न्यूट्रॉन्स की स्पीड भी स्लो डाउन करता है और एज अ कूलेंट की तरह भी काम करता है। वो वहाँ से हीट लेता है यूरेनियम से, एंड देन हीट एक्सचेंजर के थ्रू अपने दूसरे बाइनरी फ्लूइड को हीट ट्रांसफ़र कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे, जो कि हमसे ये कहना चाह रहा है कि अगर वाटर आपका स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है तो फ्यूजन रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाती है। तो ये इसकी क्या है कि रिएक्शन है कि अगर मान के चलिए ज़्यादा हाई मेंटेन प्रेशर करके रखा हुआ है, उसके बावजूद भी अगर कहीं पर अगर वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि भाई वो तो हाई टेम्परेचर बढ़ता ही चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर ऐसा आएगा जहाँ पे वाटर आपका स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, इसकी एक लिमिटेशन है। तो उस दौरान आपको फ़ौरन ही क्या करना पड़ेगा कि आपको बोरॉन रॉड्स आपको ड्रॉप करनी पड़ेंगी, कैडमियम या फिर बोरॉन की रॉड्स आपको सप्लाई करनी पड़ेंगी, ताकि क्या हो जाए, एकदम से सिस्टम बंद हो जाए। यहाँ पर एक दूसरी चीज़ भी हो सकती है कि सेकेंडरी सिस्टम में भी क्या हो सकता है, सडनली पानी क्या हो सकता है, स्टीम में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि आपने प्रेशर हाई मेंटेन करके रखा है वहाँ पर, तो स्टीम कन्वर्ट ना हो रही हो और सडनली सेकेंडरी फ्लूइड जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा हो, तो वहाँ पर हीट एक्सचेंजर भी फट सकता है। तो इस दौरान क्या है, अगर वहाँ पर कुछ अगर इंसिडेंट अगर या एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, तो बोरॉन रॉड्स हम सडनली ड्रॉप कर देते हैं, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम स्टॉप हो जाता है। दूसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे कि सेकेंडरी सिस्टम जो है वो लेस प्रेशर में काम करता है, जबकि प्राइमरी सर्किट जो है वो आपका हाई प्रेशर में काम करता है। वो तो हमने डायग्राम के थ्रू ही देख के समझ लिया था। देन हमारे यहाँ जो स्टीम जनरेट होती है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है बाय रोटेटिंग द टर्बाइन। नाउ स्टूडेंट, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर के हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कह रहा है कि सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें वाटर का इस्तेमाल होता है, आपका प्राइमरी सर्किट हो या दूसरा सेकेंडरी सर्किट हो, और वो ईजिली अवेलेबल भी होता है और चीप भी होता है। दूसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो रिएक्टर क्या होता है इसका, पूरी तरह से जैसे आपने देखा कि पूरे के पूरे एलिमेंट्स को हमने एक पूरे इंक्लोजर के अंदर, कंटेनमेंट के अंदर बंद करके रखा हुआ है, तो रिएक्टर कम्पैक्ट भी होता है और पावर डेंस भी होता है, इसमें से रेडिएशन इमिट नहीं हो सकता। फिजन प्रोडक्ट जो रहते हैं यहाँ पर, हम
फिजन प्रोडक्ट रिमेन्स कंटेन्ड इन द रिएक्टर एंड आर नॉट सर्कुलेटेड। मीन्स इसमें जो हम फिजन वाटर इस्तेमाल करते हैं, रेडिएटेड वाटर करते हैं, उसको हम ओपन में नहीं लेकर आते हैं, वो क्लोज सिस्टम में, एक अलग ही क्लोज सिस्टम में रहता है। मीन्स वो वहाँ से रिएक्टर में से आता था, वाटर हाई प्रेशराइज हाई टेम्परेचर वाटर रिएक्टर में से निकला और उसके बाद हीट एक्सचेंजर में उसने हीट ट्रांसफर कर दी। तो यहाँ पर कोई ओपन साइकिल नहीं है। ठीक, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ स्मॉल नंबर ऑफ कंट्रोल रोड्स आपको ज़रूरत पड़ेंगी। मीन्स आप कम क्वांटिटी में भी आप यहाँ पर काम चला सकते हैं, क्योंकि अगर आप कम क्वांटिटी में यूरेनियम का यूज़ कर रहे हैं तो आप दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं, प्रेशर भी तो अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वाटर कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा है बॉयलर में, वो बॉयल ही नहीं हो पा रहा है, स्टीम में कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा है ना। सो लास्ट पॉइंट अगर आप यहाँ पर एडवांटेज देखेंगे कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं आराम से, जो टरबाइन है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। रेडियो एक्टिव वाटर जो है प्राइमरी सर्किट में, वो सेकेंडरी वाटर को इनडायरेक्टली हीट ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको मेंटेनेंस होता है तो आप आराम से टरबाइन में, फीड हीटर में, कंडेंसर में, कहीं पर भी आप आराम से मेंटेनेंस का काम करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर रेडिएशन का कोई ख़तरा नहीं है। अब हम डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला तो ये है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि सेकेंडरी सर्किट में इसकी थर्मोडायनेमिक की जो एफिशिएंसी होती है प्लांट की, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसके अंदर रेडिएशन डैमेज अगर ज़रा सा भी हो जाता है तो इसमें आपको प्रोसेसिंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, उसमें महीनों लग जाते हैं इसको पूरा मेंटेनेंस करवाने के लिए। इसके अंदर के जो पार्ट्स होते हैं जहाँ पर हम यूरेनियम की रॉड्स को रखते हैं और उसमें हम स्टील का इस्तेमाल करते हैं ताकि कोरोजन ना आए, बट एक वक्त ऐसा आता है कि हमें वहाँ पर इसके लिए उन प्लेट्स को या फिर मटेरियल को जब हमें रिमूव करना होता है तो ह्यूज कम से कम 5 to 6 मंथ्स लग जाते हैं इस प्लांट को वापस सेटअप करने के लिए। इसके फ्यूल के एलिमेंट्स का फैब्रिकेशन भी बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि वो उनको सारी तरह की टेस्टिंग से होके गुजरना पड़ता है, क्योंकि किसी भी पार्ट में लूप होल नहीं होना चाहिए, वरना रेडिएशन इमिट हुआ तो बहुत लाखों की संख्या में लोगों की परेशानी हो सकती है या कोई डिजीज़ हो सकती है। तो इसलिए इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे बॉइलिंग वाटर रिएक्टर के बारे में। एक्चुअली में बॉइलिंग वाटर रिएक्टर क्या है, एक तरह का लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है। ये भी बिल्कुल प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर की तरह है, बट इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पर वाटर को सिर्फ एज अ रेडिएटेड वाटर ही इस्तेमाल किया जाता है। प्रेशराइज्ड वाटर में हम क्या करते थे कि एक ही वाटर को इस्तेमाल करते थे, लेकिन 2 साइकिल्स चलती थी। एक तरफ एक रेडिएटेड वाटर की सर्किट अलग थी और दूसरी तरफ हमारा जो स्टीम वाटर साइकिल थी वो अलग थी। बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ही रेडिएटेड वाटर का इस्तेमाल करते हैं। बस बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में और प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में एक मेन डिफरेंस ये है कि इसमें रिएक्टर कोर के अंदर ही एक वाटर जो हम सिंगली यूटिलाइज़ कर रहे हैं उसी को हम स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और उसी स्टीम को हम यूटिलाइज़ करते हैं टरबाइन को रोटेट करवाने के लिए। अगर जैसे आपको ये बात समझ में नहीं आई हो, देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू बाय डायग्राम। सो नाउ स्टूडेंट्स, आप डायग्राम में देख सकते हैं जैसे कि बाकी सारी चीज़ें वैसी ही हैं। फ्यूल में हम क्या कर रहे हैं, यूरेनियम की रॉड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, मॉडरेटर यूटिलाइज़ कर रहे हैं। मॉडरेटर का काम यही न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करना होता है। कंट्रोल रॉड्स कैडमियम की यूज़ कर रहे हैं। बस हो क्या रहा है कि जैसे आपने प्रेशराइज्ड वाटर में देखा था कि 2 साइकिल्स चल रही थी और रेडिएटेड वाटर को हम इनडायरेक्टली में हीट ट्रांसफ़र करते थे। बट यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक हमारा जो वाटर है यहाँ पर, वो जैसे ही स्टीम में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर एक स्टीम सेपरेटर होता है। तो ये स्टीम सेपरेट करके यहाँ से हम डायरेक्टली यही हाई प्रेशराइज्ड हाई टेम्परेचर पर स्टीम को हम टरबाइन में भेज देते हैं और यही टरबाइन से हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उसके बाद यही वेट रेडिएटेड स्टीम जो है आउटसाइड आती है, तो हम कंडेंसर को क्या करते हैं, कंडेंसर के थ्रू इस वेट रेडिएटेड स्टीम को वापस पंप के थ्रू सप्लाई कर देते हैं हीट एक्सचेंजर के अंदर। बस यही बॉइलिंग वाटर रिएक्टर का वर्क है। बस इतना ही डिफरेंस है। वहाँ प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में हम 2 साइकिल्स वाटर की इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर सिर्फ हम 1 साइकिल वाटर की इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब बॉयलर वाटर रिएक्टर के हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एडवांटेज देखेंगे कि इसमें हीट एक्सचेंजर को एलिमिनेट कर दिया है। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में एक अलग से हमें हीट एक्सचेंजर की रिक्वायरमेंट पड़ती थी वहाँ पर एक्स्ट्रा, जो कि रेडिएटेड वाटर से इनडायरेक्टली वे में हम हीट को ट्रांसफ़र करते थे एक दूसरे प्योर वाटर को, ताकि वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता। तो यहाँ पर हीट एक्सचेंजर की हमें एलिमिनेट हो गया है, तो यहाँ पर हमारा कॉस्ट बच जाता है।
दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो प्रेशर वेसल होता है इनसाइड द मेंटेन करते हैं हम, वो प्रेशर वेसल भी हमने हटा दिया, क्योंकि अंदर की तरफ क्या होता था, हाई प्रेशराइज जनरेट करते थे प्रेशराइज वाटर रिएक्टर में। सो हमने डायरेक्टली वाटर को हम रेडिएटेड वाटर में कन्वर्ट करके रेडिएटेड वाटर ही यूज़ कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट अगर आप देखेंगे तो प्रेशर अंदर का जो टेम्परेचर है वो भी क्या हो जाता है, द मेटल टेम्परेचर रिमेन्स लो फॉर गिवन आउटपुट कंडीशन। सो आउटपुट अंदर की तरफ का हमने प्रेशर जो है लो करके रखा हुआ है, इस बार प्रेशर हम हाई कर ही नहीं रहे हैं। तो अगर हम जैसे जैसे प्रेशराइज वाटर रिएक्टर में हम प्रेशर हाई करते थे, तो जिस वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता था और क्या होता था, वाटर बॉयल नहीं हो पाता था। बट यहाँ पर क्या है कि हम प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से वाटर बॉयल हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसका एक एडवांटेज ये होता है कि बॉयलर के अंदर ज़्यादा हाई टेम्परेचर जनरेट नहीं हो पाता, जिससे कि बॉयलर की लाइनिंग स्टील मेटल को, जो इंटरनली जो आपका कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना होता है मेटल का, उससे उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरी बात जो कि प्रेशर इनसाइड वही वाली बात कह रहा है फिर से ये कि प्रेशर वेसल्स को कोई इनसाइड जो आपका जो रिएक्टर होता है उसमें जो हम इतनी थिक प्रेशर वेसल हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि हमें प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में हमें बहुत हाई थिक प्रेशर वेसल बनानी पड़ती थी, जिसका कि प्रेशर का जो इम्पैक्ट हो, ताकि प्रेशर्स के इम्पैक्ट से कहीं ऐसा ना हो कि जो कंटेनर की वॉल्स हैं वो क्या हो जाएं, वो ब्रेक हो जाएं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, थिक प्रेशराइज्ड वेसल्स बनाते हैं कंटेनर के अंदर। और यहाँ पर जो है बॉयलर वाटर के अंदर हम यहाँ पर प्रेशराइज कर ही नहीं रहे हैं वाटर को, तो इसलिए हम यहाँ पर थिन प्रेशर वेसल्स भी बना सकते हैं। अब हम डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आप डिसएडवांटेज देखेंगे तो इसमें आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा रखने पड़ते हैं, जिस वजह से आपकी कीमत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अंदर स्टीम बहुत ज़्यादा जल्दी कन्वर्ट होती है, तो वेस्टेज ऑफ स्टीम की वजह से थर्मल एफिशिएंसी जो होती है आपकी, वो हमारी डिक्रीज़ हो जाती है। इसकी बॉइलिंग पावर डेंसिटी भी कम होती है, और कम से कम 3 से 5% मास ही आपका स्टीम में कन्वर्ट हो पाता है बॉयलर में। सो कुल मिला के इसका मेजर डिसएडवांटेज एक ये है कि बॉयलर वाटर रिएक्टर में हम रेडिएशन वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं। सो 5-6 महीने के बाद अगर कुछ मेंटेनेंस की ज़रूरत हुई तो हमें बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ अंदर जाना पड़ता है, और अंदर जाकर ही काम करके वापस आना पड़ता है। इसलिए क्योंकि हम किसी भी पार्ट को बाहर लेकर नहीं आ सकते, क्योंकि टरबाइन में रेडिएटेड वाटर जा रहा है, कंडेंसर में रेडिएटेड वाटर जा रहा है, पंप में रेडिएटेड वाटर जा रहा है। तो पूरा की पूरी थिंग्स जहाँ जितनी भी यूज़ हो रही हैं वहाँ पे रेडिएटेड यूज़ हो रही हैं। सो अगर कोई भी मेंटेनेंस की पार्ट की ज़रूरत होती है, सो 5 से 6 महीने के अंदर अंदर आपको उस टरबाइन के अंदर जाके ही सारे काम करके फिर वापस आना पड़ता है। सो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ना स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं हम मॉडरेटर के लिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि मॉडरेटर का सिर्फ सिंपल सा काम होता है कि आपके जो न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं केमिकल चेन रिएक्शन के दौरान, उनके न्यूट्रॉन्स को स्पीड स्लो डाउन करना। ये होता है मॉडरेशन। मॉडरेटर का सिर्फ एकमात्र काम होता है न्यूट्रॉन्स को कैप्चर करना और उनकी स्पीड को स्लो डाउन करना। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, कम इफेक्टिव होते हैं। अगर ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स इधर से उधर भागते रहेंगे तो न्यूक्लियस पे स्ट्राइक ही नहीं कर पाएंगे, और न्यूक्लियस इमिट नहीं होगा। न्यूक्लियस अगर बॉम्बार्ड नहीं होगा, अगर फटेगा नहीं, तो उस दौरान आपका बोरॉन क्रिप्टॉन भी रिलीज़ नहीं होंगे और एनर्जी भी रिलीज़ नहीं होगी। तो इसलिए क्या होता है कि मॉडरेटर जैसे ही न्यूट्रॉन्स की स्पीड कम करता है, तो ये क्या कर देते हैं, न्यूक्लियस में जाके हल्का सा जाके एडअप होते हैं, जिससे कि आपके न्यूक्लियस का जो संतुलन होता है, स्टेबिलिटी जो रहती है, वो बिगड़ जाती है और वो क्रिप्टॉन और बेरियम में टूट जाता है, और इसी तरह से आपकी चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। मॉडरेटर में हम हैवी वाटर, ड्यूट्रियम ऑक्साइड, ड्यूटियम डाई ड्यूट्रियम ऑक्साइड, या फिर वाटर या फिर हीलियम का हम एज अ मॉडरेटर इस्तेमाल करते हैं। नाउ अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मॉडरेटर। फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ये लाइट इन वेट होता है। दूसरा पॉइंट जो रहता है, ये एक रेजिस्टेंस टू कोरोजन को रेजिस्ट करता है। इसका हाई मेल्टिंग, मॉडरेटर अगर आप सॉलिड में यूज़ कर रहे हैं तो उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, और अगर आप लिक्विड्स के लिए कर रहे हैं तो उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। मीन्स वो लिक्विड जो है लो टेम्परेचर पे ही मेल्ट रहना चाहिए। मीन्स वो हाई टेम्परेचर की ज़रूरत ही ना पड़े, लो टेम्परेचर पे ही मेल्ट रहे। सो लो टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा अगर कोई वाटर, तो क्या होगा, उसमें से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इधर से उधर भागेंगे, और वही मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आपके न्यूट्रॉन से टकरा जाएंगे, तो न्यूट्रॉन्स की स्पीड कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे, इस
मॉडरेटर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है हाई टेम्परेचर में भी और रेडिएशन की कंडीशन के दौरान भी। और ये मॉडरेटर आसानी से प्योर फॉर्म में अवेलेबल भी रहता है। जैसे हम वाटर की बात करें, ड्यूट्रम ऑक्साइड दूसरा फॉर्म है उसका, या फिर हीलियम है, ये सारे चीज़ें मॉडरेटर आराम से अवेलेबल होते हैं, वो भी प्योर फॉर्म में। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कूलिंग सिस्टम के बारे में। कूलेंट का इस्तेमाल, जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है कि कूलेंट का काम क्या रहता है कि आपके जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है वहाँ से जो रिएक्शन हो रही होती है उनसे हीट लेता है एंड देन हीट एक्सचेंजर को सप्लाई कर देता है। एंड देन यही हीट एक्सचेंजर क्या करता है, दूसरे बाइनरी फ्लूइड को या फिर वो उसको स्टीम में कन्वर्ट करता है, जिसको फर्दर हम यूटिलाइज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। अलग अलग तरह के वेरियस कूलेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। लाइट और हैवी वाटर का इस्तेमाल कूलिंग सिस्टम में कर सकते हैं आप। कुछ गैसेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कर सकते हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। लिक्विड मेटल के में आप सोडियम या फिर ऑर्गेनिक लिक्विड को एज अ कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कूलेंट के बारे में। सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। दूसरी बात, उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। नॉन कॉरसिव मीन्स कॉरसिव फ्री होना चाहिए। ये टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। सेकेंड लास्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे, इसका हाई केमिकल और रेडिएशन स्टेबिलिटी इसकी हाई होनी चाहिए और उसकी डेंसिटी भी हाई होनी चाहिए। तो ये हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कूलेंट। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल मूव टुवर्ड्स अवर द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस lecture. It is न्यूक्लियर फ्यूल्स। सो न्यूक्लियर फ्यूल क्या होते हैं? न्यूक्लियर फ्यूल एक इस तरह का मटेरियल है जिनका कि हम न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में इस्तेमाल करते हैं ताकि हम हीट जनरेट कर सकें टरबाइन से रोटेट करने के लिए, पावर जनरेट करने के लिए। न्यूक्लियर फ्यूल से हम हीट ऑब्टेन करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के फॉर्म में। अब हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ज़्यादातर जो न्यूक्लियर फ्यूल इस्तेमाल करते हैं वो एक्टेनाइड एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर काबिलियत होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूजन हो सकें, सेल्फ सस्टेन हो सकें, मीन्स चेन रिएक्शन उनमें अप्लाइड कर सकें। एक न्यूट्रॉन जनरेट हुआ, एक न्यूक्लियस को स्ट्राइक किया तो 3 न्यूट्रॉन जनरेट हुए, 3 न्यूट्रॉन 3 न्यूक्लियस को स्ट्राइक करेंगे तो 9 न्यूट्रॉन्स स्ट्राइक। तो ये सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ सस्टेनिंग और सेल्फ प्रोपोगेटिंग रिएक्शन होती है। अब इसमें कितने तरह के फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं हम? यूरेनियम 233, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239। ये मोस्टली इनरिच्ड, हाईली इनरिच्ड फ्यूल होते हैं जिनके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, हाईली इनरिच्ड होते हैं ये। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सो ये जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूट्रॉन्स, एक न्यूट्रॉन स्प्लिट होता है, फिर उसके 2 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, फिर 3 न्यूट्रॉन्स स्ट्राइक करते हैं 2 न्यूक्लियस को। सो ये वही प्रोसेस बता रहा है। देन फिर आगे वही न्यूट्रॉन्स दूसरे न्यूक्लियाई को जाके स्ट्राइक करते हैं और वो न्यूक्लियाई फिर नए न्यूट्रॉन्स को इमिट करते हैं। और यही न्यूक्लियर फ्यूल क्या करता है, सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन जनरेट कर देता है। और इसी चेन रिएक्शन का हम फ़ायदा उठाते हैं, जहाँ पर हम इसका हीट का एनर्जी, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जब रिलीज़ कर होती है तो हम इसका यूटिलाइज़ कर देते हैं। वाटर हीट अप होता है या फिर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर वाटर को प्रेशराइज करके, जैसे हमने प्रेशराइज वाटर रिएक्टर में देखा, हम दूसरे बाइनरी फ्लूइड को स्टीम में जनरेट कर देते हैं। अगर यहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन अनकंट्रोलेबल हो जाती है तो हम कैडमियम रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये प्रोसेस जो है, न्यूक्लियर फ्यूल हमें इतना आसानी से नहीं मिलता है। सबसे पहले हमें माइनिंग में से इसको खोद के निकालना पड़ता है, फिर रिफाइन करना पड़ता है, प्यूरीफाई करना पड़ता है, और उसके बाद यूज़ करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, इसको डिस्पोज करना पड़ता है। वापस आपको एक ज़मीन के अंदर इसको दबाना होता है, डार्क रूम के अंदर पानी के अंदर रख के दबाना होता है, ताकि सालों साल तक इसकी एनर्जी रेडिएट ना हो सके और सालों बाद फिर ये डिस्पोज हो पाता है। नहीं तो हमें ये एक नया मटेरियल फिर से जनरेट करके दे देता है। अब क्या होता है, सभी तरह के न्यूक्लियर फ्यूल्स क्या करते हैं, एक इकट्ठी एनर्जी इस्तेमाल, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं कर सकते। जैसे प्लूटोनियम 238 की बात कहें तो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है एज़ कम्पेयर टू द यूरेनियम 235 के मुकाबले। सो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में या फिर ऑटोमेटिक बैटरीज को स्टोर करने के लिए। लास्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे, न्यूक्लियर फ्यूल की हाईएस्ट एनर्जी डेंसिटी मानी गई है एज़ कम्पेयर टू द अदर फ्यूल सोर्सेज। अगर आप दूसरे प्लूटोनियम 238 को भी ले लें तो भी ये फ्यूल के मुकाबले बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूरेनियम 238 में से ही एक इलेक्ट्रॉन अगर एक न्यूक्लियस को स्ट्राइक करता है और वो बेरियम क्रिप्टॉन में जब टूटता है और 3 न्यूट्रॉन एमिट करता है एज वेल एज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करता है। सो उस दौरान आपकी कम से कम 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है।
सो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जो कि टोटली बेस्ड था प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर के ऊपर, बॉयलर वाटर रिएक्टर के ऊपर, कूलेंट मॉडरेटर की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, एंड देन लास्ट में हमने एक और एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था आपका न्यूक्लियर फ्यूल्स। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ ए डाउट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।